नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ एक ऐसे युवा आईपीएस ऑफिसर हैं जिनकी सर्विस की शुरुआत अभी हुई है, लेकिन जिसको हम कहते हैं कि आप कई बार अपनी चमक, अपनी शाइनिंग अपने करियर के बहुत शुरू में दिखा देते हैं। वो एक ऐसी फैमिली से हैं जहां बहुत अच्छी लेगेसी उनको मिली है, चाहे संस्कारों की बात करें, चाहे अपब्रिंगिंग की बात करें या पढ़ाई लिखाई की हम बात करें। वो लीडिंग एडवोकेट जो मध्य प्रदेश के हैं, बल्कि देश के फ्रंट लाइनर्स में से हैं। एडवोकेट अजय मिश्रा जी के सुपुत्र हैं और इस वक्त 2018 के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी मध्य प्रदेश कैडर के होके इंदौर में काम करते हुए, जैसा आप और हम जानते हैं कि इंदौर इस समय कोरोना से काफ़ी गंभीर रूप से प्रभावित जगहों में से एक है मध्य प्रदेश की और देश की। और वहाँ अपने कर्तव्य पालन के दौरान वो कोरोना संक्रमित हुए। जैसे देश में कई जगह कोरोना वॉरियर्स जो ख़ास तौर से पुलिस और हेल्थ से जुड़े हुए हमारे सीनियर ऑफिसर्स और कर्मचारी रहे हैं, लेकिन वो इससे बिल्कुल विचलित नहीं हुए और उन्होंने वैसी ही लड़ाई लड़ी जैसी ट्रेनिंग उन्हें मिली है, जैसी दृष्टि और जैसी सोच उनकी है। तो आज हम बात करेंगे 2018 बैच के आईपीएस मध्य प्रदेश कैडर आदित्य मिश्रा जी से। बहुत स्वागत करता हूँ आदित्य जी आपका। थैंक यू सो मच। पहले इस कार्यक्रम में हम थोड़ी सी जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं आपकी यात्रा को ज़रूर टटोलने की कोशिश करूँगा। कहाँ से ये शुरुआत हुई, कैसे मन में आया? आपके पिताजी एक लीडिंग एडवोकेट हैं। आमतौर पर भारत में ऐसा देखा जाता है कि पिता के व्यवसाय की तरफ ही पुत्र का, ऐसा मैं नहीं कहता, जनरलाइज नहीं करूँगा इस स्टेटमेंट को मैं, लेकिन आमतौर पर रुझान होता है। आपके मन में ये बात कैसे आई और शुरू में आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, स्कूलिंग, बाद में कॉलेज, और फिर कैसे अखिल भारतीय सेवा की तरफ आपका इंटरेस्ट? जी, मैं हमेशा से ही भोपाल में ही पढ़ा बड़ा हूँ। जैसे आपने बताया, मेरे फादर एडवोकेट थे और सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट में थे, तो वो जबलपुर में रहे। बट मुझे लगता है कि उस समय 1993 में मैं बॉर्न हुआ था, तो उसके बाद से एजुकेशन के लिए भोपाल एक हब माना जाता था। तो मेरे फादर ने हमेशा ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया कि वो अकेले रहते थे जबलपुर में, पर हम लोग, हमारी पूरी फैमिली, मेरी मदर, मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मेरे अंकल आंटी, हम लोग भोपाल में रहते थे। एंड लास्ट 25 ईयर्स से वो अकेले रह रहे हैं कि हम लोगों को बेस्ट एजुकेशन मिल पाए। तो मेरी पूरी स्कूलिंग जो है वो कैंपियन स्कूल भोपाल से हुई है, एरा कॉलोनी में। और उसके बाद मैं फॉर्चुनेट था कि मेरा कॉलेज जो है वो भी एनआईटी भोपाल, मैनेट के नाम से जाना जाता है, वहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। 2015 बैच का मैं वहाँ से ग्रेजुएट हूँ। और उसके बाद सिविल सर्विसेज में आने का रुझान मेरा, मतलब कई लोगों का बहुत पहले से रहता है, मेरा ऐसा बहुत पहले से इंक्लिनेशन नहीं था। तो सच तो यही है, बीच में जब मैं फादर से कभी डिस्कशन होते थे तो कभी बात उठी कि भाई आप, हमारे पास सब कुछ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने प्रिविलेज नहीं हैं, तो उनके लिए बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? तो पापा कभी कभी मजाक में कह देते थे कि अगर ऐसा है तो सिविल सर्विसेज एक अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं जिसमें आप बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और देखा जाए तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यही एक ऐसा प्रोफेशन मुझे लगता है जो, जिसमें एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते रह सकते हैं। तो तब मैंने सिविल सर्विसेज का कॉलेज के बिल्कुल जब ग्रेजुएशन हो रहा था, मुझे आज भी याद है कि मेरा एक एरोस्पेस कंपनी के लिए इंटरव्यू था कॉलेज में जॉब के लिए। तो 5 बजे उन्होंने हमें इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया था, शॉर्टलिस्ट करके 8 लड़के थे। और मैं बड़ा खुश था क्योंकि उससे पहले मेरे लिए कोई ड्रीम कंपनी हुआ करती थी कि भाई इस एरोस्पेस कंपनी में या ऐसे फील्ड में मुझे जाना है। और 2:30 बजे मैंने बड़ा सीरियस, मैं एकदम हो गया, मुझे लगा कि क्या मैं ऐसा प्राइवेट जॉब करना चाहता हूँ। तो मुझे आज भी याद है, मेरे फादर से मैंने 3 सवा 3 के आसपास बात की थी। 4:30 बजे की मैंने फ़्लाइट बुक कराई और मैं दिल्ली चला गया, वो जॉब इंटरव्यू वहीं छोड़ के, कि एक बार मैं सिविल सर्विसेज देना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं ना, आप इन द मूवमेंट वाला जो एक था वैसा डिसीजन था। बट ये लेकिन बड़ा दिलचस्प है आदित्य जी, ये कि आप पहले बड़े इंक्लाइन थे कि मुझे इस प्रोफेशन में, उस एरोस्पेस कंपनी में जाना है। क्या हुआ था वो, व्हाट वेंट रॉन्ग या व्हाट वेंट राइट, कि जो आपको एकदम से सडनली आपको 12 से 1 बजे के बीच तक आप बिल्कुल रेडी थे और 2 बजे, सवा 2 बजे एकदम से लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी? मुझे
नहीं पता कि क्या हुआ था, बट कभी कभी कहते हैं कि नियति आपको सही डायरेक्शन दिखाती है। तो मुझे बस ये लग गया कि मैं एक बार ज़रूर एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। ये इंटरव्यू कहाँ था? ये इंटरव्यू कॉलेज में ही होता है, कंपनीज दे कम। हाँ। सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस इंटरव्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम कि नहीं मुझे एरोस्पेस में मतलब इस कंपनी के लिए जाना है। आई यूज्ड टू रीड अबाउट मिसाइल्स की, शायद कुछ भी डायन में पूछ सकते हैं, बट मुझे पता नहीं क्या हुआ उस दिन कि मुझे एक बार लगा कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू द थिंग्स दैट आई हैव गॉट। मतलब सोसाइटी ने मुझे इतना कुछ दिया, अगर मैं सिर्फ एक बार उसके लिए, क्योंकि क्या होता है कि कई बार आप अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और मैं फॉर्चुनेट था कि मुझे हमेशा अपब्रिंगिंग के समय ऐसी कोई हार्डशिप्स नहीं देखनी पड़ी जो ज़्यादातर लोगों को देखनी पड़ती हैं। तो मुझे उस टाइम पता नहीं ऐसा कुछ एक रियलाइजेशन हुआ कि मुझे एक बार ज़रूर अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना है। फिर उसके बाद भगवान की जो मर्जी होगी आगे, फिर शायद कभी मौका मिलेगा तो मैं कंपनी ज्वाइन कर लूँगा। बट उस समय मैंने बहुत सोचा, और मुझे आज भी याद है मेरे फादर ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि आप जाओ छोड़ के, आप, मैं देख लूँगा, आप कुछ भी नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार अटेम्प्ट दो। आई थिंक वो जो एक कॉन्फिडेंस मुझे मिला था, कमाल है। तो उसी दिन शाम 4:15 बजे आपने मिशन दिल्ली शुरू कर दिया और आप दिल्ली पहुंच गए थे शाम को। किस्मत बदलने का दिन शायद वो था मेरा। सर, दिल्ली जब आप पहुंचे आदित्य जी, और वहां जब आपने जर्नी शुरू की अखिल भारतीय सेवा की तरफ, तो समझ भी आया होगा कि चुनौतियां बहुत हैं। मई का तपता महीना है, दिल्ली की गर्मी है, और इसके बीच में चैलेंज ये भी है कि आप एक बहुत अच्छा जॉब छोड़कर जा रहे हैं वहाँ, ये कहते हुए जा रहे हैं कि मैं एक अटैम्प्ट लेना चाहता हूँ। ये ठीक बात है, पापा ने ये कह दिया बड़े मन से कि आपको कोई दिक्कत नहीं भी होगा तो हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन आपने तो प्रेशर लिया। तो कैसी थी वो यात्रा, कैसी थी जब आप दिल्ली पहुँचे और आपने अपनी जर्नी शुरू की कि अब मुझे अखिल भारतीय सेवा की परीक्षा की तैयारी करनी है? दिल्ली की जर्नी हर आदमी की अलग होती है। मैं तो मानता हूँ सिविल सर्विसेज की जर्नी अलग होती है, बट फियर और अनसर्टेनिटी ज़रूर होता है, क्योंकि आप किसी भी एकदम नई चीज़ में आप अपने आप को झोंकते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारा होगा कि नहीं होगा। हर साल 15 लाख से ज़्यादा लोग अपीयर होंगे एग्जामिनेशन में, जिसमें से कुल चुनिंदा ऑल इंडिया सर्विसेज में 100-200 लोग सिलेक्ट होंगे। दिल्ली में इतने सारे लोग बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनसे कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे। आप जब कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं तो वहाँ बेसिक एमिनिटीज़ के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है पहले तो, कि खाना कहाँ से आएगा, घर में कमरे में उस समय तो कुछ नहीं, गर्मी मुझे आज भी याद है, कूलर था, तो अब कूलर में पानी भरने के लिए दिल्ली में पानी की कमी होती थी, तो किस समय उठ के उसमें पानी भर लिया जाए। या फिर बेसिक चीज़ें कि अब कौन सी वहाँ इतनी सारा स्टडी मटेरियल है, कौन सा स्टडी मटेरियल हम पढ़ा जाए। तो ये बेसिक चीज़ें, खाने की सबसे बड़ी एक समस्या रहती है जो भी वहाँ रहते हैं, क्योंकि आप अपने घर से जा रहे हैं, कॉलेज से जा रहे हैं, जहाँ आपको सारी सुविधाएं रहती हैं, मेस में खाना रहता है, सब कुछ ऑर्डरली, वहाँ पर आपको मेस ढूंढते हैं आप, फिर खाने के पैकेट्स पॉलीथिन में आते हैं। गर्मी के समय मुझे आज भी याद है, अगर वो कभी बड़ी गर्म दाल दे देते थे तो आपको पता चलता था कि आज ताज़ी दाल है, क्योंकि उसका पॉलीथिन थोड़ा सा पिघलने लगता था। तो आपको यू अंडरस्टैंड कि खाना आज गर्म, मतलब आज भले ही ताज़ा बना है बट इसने गरम गरम पैक कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप सीखते हैं। मुझे लगता है कि उस समय आपको ज़रूर लगता है कि मतलब मैं कहाँ आ गया हूँ, बहुत अनसर्टेनिटी है, डर लगता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपको एक अच्छा, मुझे लगता है कि ये जर्नी ही सिविल सर्विसेज की इतनी बड़ी इसलिए बनाई गई है कि जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं एज एन ऑफिसर, आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर पाएँ, आप अच्छे से उस सिचुएशन का ओवरव्यू ले पाएँ। तो मुझे लगता है ये जर्नी ही बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है, बहुत एजुकेटिव होती है, और आज बड़ी मज़ा आती है सुन के, सोच के कि हमने ऐसी जर्नी हमने भी की। हमें भी बहुत दिलचस्प लग रही है आपकी ये जर्नी। जीवन में गुरु की बड़ी इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। वो गुरु जो हमें स्कूल्स में मिलते हैं, वो गुरु जो हमें घर में मिलते हैं पेरेंट्स के तौर पे, सिबलिंग्स के तौर पे, और वो गुरु जो हमारे दोस्त होते हैं। जैसे कृष्ण और अर्जुन की उम्र में कोई अंतर नहीं था, लगभग उनकी उम्र समान थी, लेकिन उनमें एक गुरु था और एक शिष्य था। आप जब दिल्ली पहुँचे तो एक दोस्तों का भी एक दायरा, भले ही वो सेलेक्टेड हो या वाइडली ओपन हो, वो मिला होगा आपको। क्या उनमें कोई गुरु भी मिला या कोई टीचर भी ऐसा मिला जो आपकी कोचिंग से जुड़ा था? वो क्या अनुभव था जिसने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई? इसमें एक मेरे बहुत खास दोस्त थे, हम साथ में प्रिपरेशन करते थे। हाँ। बट वो पहले मुझसे 1 साल पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो काफ़ी नॉलेजेबल भी थे, काफ़ी गाइड करते थे। परिचय दिल्ली जाकर ही हुआ? दिल्ली जाके मुझे आज भी याद है, मेरा 104 नंबर का कमरा था। हाँ। और उनका 103 नंबर का कमरा था। अच्छा। अब मैं रात में पहुंच तो गया दिल्ली में, अब मुझे कुछ चीज़ें नहीं पता है कि यहाँ खाने का अरेंजमेंट कैसे होगा।
तो मैं बड़े उससे झिझकता हुआ उनके, मैं उतना ओपन नहीं हूँ, तो मैं गया, मैंने उनसे पूछा, तो उनका नाम जसकमल पाल सिंह बीर था, वो पंजाब से थे। पंजाब से थे जी। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने बोला कि आप मुझे बता सकते हैं कि ये कैसे होगा। तो वो इतने, मुझे आज भी याद है, वो इतने खुश थे कि उन्होंने बोला तुम मत चिंता करो, आज तुम खाना मेरे साथ खाओ, तुम्हें जो भी परेशानी हो अपन कल सुबह इसको बैठ के सारी चीज़ें अपन सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद तक हमने 2 साल जब भी प्रिपरेशन की, तो हम मतलब साथ ही में प्रिपरेशन किए। मुझे ऐसा लगा है कि उनके रूप में मुझे एक ऐसा भाई मिला था जो शायद मैंने पहली वहीं जाके दिल्ली जाके मिले, और आज वो IRS ऑफिसर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स हैं वो भी। तो ये जसकमल साहब जो आपके संपर्क में आए, सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स उनकी आपको क्या लगी? मुझे उनकी लगती थी सबसे इम्पोर्टेंट, वो कहते थे टेंशन लेके करो। वो हमेशा ऐसे बोलते थे, उनका यही कहना था कि टेंशन नहीं लेनी, हुआ नहीं हुआ ये सब बात की काम है, आपका काम है आप प्रिपरेशन करो, आप अपनी तरफ से ईमानदार रहो। ईमानदार मतलब मुझे लगता है कि मैं इसको ईमानदारी मतलब बिल्कुल जो दिल से एक ईमानदारी होती है, आपको खुद पता होता है आपके दिल के अंदर, बिल्कुल ठीक, कि आप अपना स्वेट हार्ड, मतलब आप जो आप कह सकते हैं कि भाई मैंने अपनी जान लगा दी, वो आप करिए। उसके बाद सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर हार्ड वर्किंग आदमी के साथ आपका कंपटीशन होता है तो हार्ड वर्क विल ऑलवेज आउटवे इंटेलिजेंस। आप हमारे युवा दोस्तों से क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या सलाह आप उनको देना चाहेंगे कि वो किन चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का क्या ध्यान रखें? क्योंकि खेल के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, जिसके भी कुछ बेसिक रूल्स हैं, क्या क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है जितना मैं अभी तक अपनी जर्नी से समझा कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्या बात है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बट आपको हार्ड वर्क उतना ही करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है कि भय, अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है, और ये आपके कंफर्ट जोन से आप जैसे ही बाहर निकलते हैं आपको मिलेगी। इससे घबराना नहीं है, इसे पॉजिटिवली चैनलाइज करके यूज़ करना है। तीसरी चीज़ मुझे लगता है बैलेंस। ये प्रकृति का भी नियम है, और ये किसी भी आप कठिन चुनौती को, एग्जाम नहीं, किसी भी आप ऐसे लक्ष्य की ओर अगर अग्रसर है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इसमें फिजिकली, मेंटली और इमोशनली, जिसमें मुझे लगता है कि फिजिकल फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अपनी जर्नी से खुद सीखा था। 11th-12th में मुझे लगता था कि सिर्फ पढ़ाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और फिजिकल फिटनेस पे मैं बाद में कभी ध्यान दूंगा। एक हम सोच के रखते हैं कि ये बस हो जाए, बहुत अच्छी उसके बाद नेक्स्ट थिंग आई विल डू इट। आपने वेरी ट्रू। तो उस समय मुझे लगता था कि तो फिर मुझे बीच में समझ में आया कि नहीं, इट्स अ बैलेंस। यू कैन, आपकी बॉडी तब तक आपको बेस्ट साथ देगी जब तक आप उसको फिट रखने के लिए उस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, बेसिक एक्सरसाइजेज हो गए, ये आप ज़रूर करिए। सेकेंड चीज़ होती है इमोशनली, आपको करेजियस और स्ट्रॉन्ग रहना है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, चैलेंजेस रहेंगे, देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स। कोई ऐसा सक्सेस का फॉर्मूला नहीं है, या ऐसा कोई आदमी नहीं हुआ है जिनके बारे में आज तक पढ़ा हो कि उन्होंने सारी चीज़ें एक बार में पाली। तो हमेशा आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा। और तीसरी जो मेंटल हम जिसे कहते हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स प्ले करते हैं, जिसमें आपको वो एक पॉजिटिव मोटिवेशन देते रहते हैं। आप अच्छी बुक्स पढ़िए, आप जिनसे इंस्पायर होते हैं उनके वीडियोस देखिए, उनकी जर्नीज के बारे में जानिए। तो ये एक आपको ओवरऑल एक आउटलुक बनाता है, जो कि किसी भी कठिन चीज़ को करने से पहले मुझे लगता है कि आदमी के अंदर होना चाहिए। यू कैन बी वेरी टैलेंटेड, बट हार्डवर्क के आगे आई थिंक उसका कोई सब्स्टिट्यूट मेरे को तो आज तक नहीं मिला है। तो मुझे लगता है ये बेसिक रूल्स, मतलब बेसिक रूल्स होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। आपको जितना मैं सुन रहा हूँ और जितना मैं आपकी पर्सनैलिटी को समझ रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप बहुत फोकस्ड हैं, आपका विल पावर बहुत अच्छा है। कई युवा ऐसे हैं जो ये इतनी स्ट्रांगली नहीं होते, उनके लिए आपका मंत्र है कि वो हार्ड वर्क की तरफ जाएं, बहुत कठोर मेहनत करें। फिर भी आपका भी मन कई बार विचलित होता होगा, उस विचलन के दौरान आप कैसे अपने को और ज़्यादा लक्ष्य की तरफ केंद्रित करते थे? बिल्कुल होता है ये, मुझे लगता है आपने बिल्कुल, मतलब कोई नहीं मानता है तो वो असत्य कर रहा है, क्योंकि ये सत्य बात है कि आप डिस्ट्रैक्शंस हमेशा रहते हैं। आप आज भी देख लीजिए, हम बहुत सारा टाइम अपना सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कभी कभी अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हैं। तो ये आजकल यूथ को डिस्ट्रैक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके पास भी ये चैलेंज है। सेंस ऑफ पर्पस जब आ जाता है आदमी में, तो मुझे लगता है कि वो अपने आप ही पूरा अग्रसर हो जाता है उस तरफ। तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप धीरे धीरे घटने लगते हैं और आपको मज़ा आने लगती है, फिर आप वो जर्नी एंजॉय करते हैं। इंटरव्यू में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? अखिल भारतीय सेवा का जो इंटरव्यू, आपका क्या अनुभव रहा? मैंने 2-3 बार इंटरव्यू दिया है, और फॉर्चुनेटली मैं तीनों बार सिलेक्ट हुआ हूँ। इसलिए मुझे एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो मुझे लगा
कि वो लोग आपकी पर्सनालिटी में ये बिल्कुल नहीं देखना चाह रहे कि आप बहुत वेल ग्रूम्ड पर्सनालिटी है क्या, आपको क्या सारे आयाम पता हैं, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिससे आप किसी भी विषय में बात करें तो उसे सब पता हो। सही बात। बट वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितने सच्चे हैं, जो चीज़ आपको पता है उसको आप कितनी, अगर आपको पता है तो आप सच्चाई से बता सकते हैं कि सर मुझे इस बारे में इतनी नॉलेज है, और अगर नहीं पता है तो आप कितने, आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप सीधे बोल सकें कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इस बारे में उतना ज्ञान नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक फैक्टर जो आपको जज कर रहे होते हैं वो आपकी, कि आप कितने करेजियस है, कितने ऑनेस्ट हैं। क्योंकि जो मुझे समझ में आता है, हम भी अगर आप भी कभी इंटरव्यू लेते होंगे तो कि ऑनेस्टी वो चीज़ दिखाती है कि जब इस आदमी को उस पद पे बैठाया जाएगा जहाँ इसके पास इतनी पावर होगी कि किसी आदमी का लाइफ चेंजिंग, थाउजेंड्स के लिए लाइफ चेंजिंग डिसीजन ले सकता है, तो क्या ये अपने उस पद के लिए उतना ऑनेस्ट रहेगा? तो मुझे लगता है कि वो जो कहते हैं ना कि विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बस वो इंटरव्यू में वही एक चीज़ चेक कर रहे हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि नहीं। पावर तो आपको मिल जाएगी, आप IAS बने, IPS बने, IRS बने, और इसका मंत्र यही है कि आप सच के साथ रहें, आप ऑनेस्ट रहें, और मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, तभी आप वहाँ तक पहुँचे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ाव होता है जब पहली पोस्टिंग मिलती है, वो अनुभव आपका कैसा रहा? वो ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसके लिए आप सालों पहले आपने एक मेंटल मेकअप बनाया होता है कि मैं शायद एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, और जब आप फील्ड में पहली बार उतरते हैं तब आपको पता चलता है कि आप किस मुकाम पे पहुँचे हैं। उससे पहले आपको शायद अंदाज़ा नहीं होता कि आपके हाथ में क्या ताकत दे दी गई है सरकार के द्वारा। बट ये ज़रूर आपने सही कहा कि हमारी ट्रेनिंग जो है वो इसी तरह हमें मोल्ड कराती है, भले ही वो बहुत टफ मानी जाती है, फिजिकली रिग्रेस रहती है आपसे, मतलब जो आप पढ़ते लिखते आ रहे हैं उनको एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप फिजिकली बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपको वन ऑफ द बेस्ट के साथ कॉम्पीट कराया जाता है। मुझे अभी भी याद है जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तो मेरे को स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई थी, सो आई वॉज बेड रिडन फॉर 1.5 months, हॉस्पिटलाइज था। बट वो ट्रेनिंग आपका मेंटल मेकअप ऐसा कर देती है कि यू पिकअप योर सेल्फ, आप अपने आप को फिर से अपनी शक्ति को बुलाते हैं साथ में और आगे बढ़ते हैं। तो जब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी उससे 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले मैं हॉस्पिटलाइज था। तो उसके बाद ये लेके मतलब बड़ा आपको निराश फील होता है कि हम कितने मन से गए थे ट्रेनिंग के लिए और हमें वहाँ इंजरी हो गई ऐसी। एंड इट्स नेचुरल, इंजरी हो सकती है, नॉर्मल आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हो जाती है। तो उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी थी, बट जैसे जैसे फील्ड में फिर से वापस घुसने लगे आपको लगा कि नहीं, मैं अगर रेगुलर जो बेसिक प्रिकॉशंस है वो लेता रहूँगा सो आई कैन डू मच बेटर। और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग इंदौर में थी, तो इंदौर का एक्सपीरियंस ही एक अलग है। मैं सिटी कई बार गया हूँ, विजिट ज़रूर किया हूँ, बट इंदौर में रहना, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करना इतने क्लोजली, उनके साथ आप एज ए रिस्पॉन्सिबल जब आप एक किसी पोजीशन पे हैं वहाँ पर काम करना, उसका एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। मतलब आई थिंक इट्स अनपैरेलल्ड। वाह वाह। और फिर वो चुनौती भी आई जो एक ड्यूटी बाउंड ऑफिसर के सामने आती है। वो दिन भी आपने देखा कि जब कोरोना पॉजिटिव आप हुए काम करते हुए, क्योंकि इंदौर में काफ़ी जोखिम रहा, और फिर ना सिर्फ आप उससे उभरे, ना आपने अपने मनोबल पर कोई असर आने दिया, बल्कि आपने प्लाज्मा भी डोनेट किया उन लोगों के लिए जिन्हें ज़रूरत है, और प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी बढ़िया काम कर रही है। उस अनुभव के बारे में भी मैं जानना चाहूँगा कि 16 अप्रैल को रात में 10 बजे मैं नॉर्मल काम कर रहा हूँ और उस फील्ड विजिट से आया हूँ। नॉर्मल हम लोग चेक करते रहते हैं कि भाई रात में जो पॉइंट्स लगे हैं पुलिसिंग के वो प्रॉपर है कि नहीं, और मुझे एक हमारे वहीं के अधिकारी उनका फ़ोन आता है, वो बोलते हैं आपने सैंपल दिया था क्या? तो मैंने बोला हाँ, मेरे को सैंपल देना पड़ा था बिकॉज आई वॉज ए फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ वन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स जिनका पॉजिटिव निकला था। तो वो बोले कि आपकी रिपोर्ट आ गई है। तो आप मन में ये सोचते हैं कि रिपोर्ट आ गई, इट्स नॉर्मल थिंग, नेगेटिव आई होगी, बिकॉज मुझे ऐसे कोई सीवियर सिम्टम्स नहीं थे उस टाइम तक। तो उन्होंने बोला कि आपकी शायद पॉजिटिव आई है, मतलब हमें कंफर्म नहीं है कि वो आप ही की है, बट आप एक बार चेक कर लीजिए। तो अब पहला रिएक्शन तो ये होता है कि आप जिस स्टाफ के साथ आप काम कर रहे हैं उनमें भी भय का एक माहौल हो जाता है कि हमारे इतने क्लोज कॉन्टैक्ट में सर कोई पॉजिटिव आ गया है। मैं रात में 1-2 घंटे बाद मैं पहुंचा, मैंने एनालाइज किया रिपोर्ट को, तो मुझे लगा कि मेरा ही सैंपल का इसमें जो सैंपल नंबर है वो मेरा ही है। उसके बाद मैंने अपने DIG सर को फ़ोन किया, मैंने उनको बताया कि सर मेरा पॉजिटिव आया है एंड तुम जो हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद जो भी वहाँ जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर को फॉलो करते करते मैं हॉस्पिटलाइज हुआ।
और साथ ही साथ जो भी मेरे फर्स्ट कांटेक्ट थे उनको सबको क्वारंटाइन किया गया और उनके सैंपल्स लिए गए, जो बेसिक प्रोसीजर है। बेसिक प्रोसीजर। बट ये ज़रूर है कि जब आप हॉस्पिटल में घुसते हैं, आजकल आप भी अगर गए होंगे तो उसका नज़ारा अलग हो गया है। अलग हो गया। डॉक्टर्स भी भयभीत हैं, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, ये हमने पहले नहीं देखा। तो आप जब घुसते हैं तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। वो आपको ऐसी निगाहों से देख रहे हैं कि ये शायद एक नया पॉजिटिव आया है। तो वो भी बेचारे घबराए हुए हैं, क्योंकि उनको भी उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि इसमें क्या होना है। और आप भी घबराए हुए हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया कि हाइप है। तो आपने उस ड्यू कोर्स में क्या प्रिकॉशंस लिए और क्या मेडिकेशन तो इसमें सर्टेन ही है? जी, वो जो दिन थे उसमें नॉर्मल बेसिक मेडिकेशन, क्योंकि मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी पहले से, तो डॉक्टर्स को थोड़ा सा मेरे लंग्स एक्सरे में कंजेशन दिख रहा था। तो उनको एक ही डर था कि ऐसा नहीं हो कि ये थोड़ा जल्दी स्प्रेड हो जाए, बिकॉज कोरोना लंग्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो एक तो मेरा पल्मोनरी मेडिकेशन चल रहा था, और बाकी HCQ और एजिथ्रोमाइसिन का जो नॉर्मल डोज होता है, जो अभी रिकमेंडेड है, वो चल रहा था। बट साथ ही साथ मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करी वो कि योगा को काफ़ी ज़्यादा तरीके से मैंने यूज़ किया। सो आई यूज़ टू डू प्राणायाम एंड ऑल द योगिक एक्सरसाइजेस मॉर्निंग में 1-1.5 घंटा। सो डॉक्टर्स ऑल्सो यूज टू सपोर्ट दिस। वो बोलते थे कि लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, अपनी लंग मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्राणायाम्स जो भी हैं योगिक मेडिकेशन में, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो 2 घंटा ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं आजकल योगा की। सो आई यूज्ड टू एवरी मॉर्निंग आई यूज्ड टू डू फॉर 2 आवर्स योगा। आप तो पहले ही स्टूडेंट थे योग के? तो मैं पहले भी करता था, और हमें एकेडमी में भी काफ़ी परस्यू कराया जाता है योगा। तो उसके बाद ये कंटिन्यूशन में रहा, तो मुझे उससे बहुत हेल्प मिली। योग प्लाज्मा डोनेट करने का विचार आपका अपना ही होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि आपको जिस तरह मैं धीरे धीरे आपको समझता जा रहा हूँ इस बातचीत के ज़रिए, तो एक बहुत ही उदार मन और एक बहुत ही कम बोलने वाला लेकिन अपने काम से ज़्यादा बोलने वाला व्यक्तित्व आपका नज़र आता है। फिर भी ये फैसला करने के पहले कहाँ से ये विचार भीतर से ही था हमेशा से, या किसी ने आपको प्रेरित भी किया? कैसे ये बात मन में आई कि मुझे कोरोना पीड़ितों के उपचार के लिए एक बड़ा स्टेप लेना? मुझे, जब मैं रिसर्च में बोल रहा हूँ ना, कि जब वो आपको नियति आपको सही डायरेक्शन की तरफ गाइड करती है, क्योंकि मैं रिसर्च के बारे में इतना पढ़ रहा था, तो मैंने प्लाज्मा कॉन्वलेसेंट थेरेपी के बारे में भी पढ़ा था। तो उसमें USA में, नॉर्थ कोरिया में, साउथ कोरिया में आई मीन, काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखे थे। तो और न्यूज़पेपर में आता था कि कोरोना के लिए बॉम्बे में सेंटर सेटअप हो रहे हैं, दिल्ली में सेटअप हो रहे हैं। तो मैं जब MYH में वहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी के हेड है, मैं उनसे पूछने चला गया। मैंने बोला अपने यहाँ क्या सेंटर नहीं डेवलप होगा? तो उन्होंने बोला कि हमने भी ICMR में एप्लीकेशन फाइल कर रखी है, और जैसे ही वहाँ से अप्रूवल मिलता है ये हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला था कि आप मेरा नाम सबसे ऊपर लिख लीजिए, कि जिस दिन आपका सेंटर आपको अप्रूवल मिल जाता है, उस दिन आप मुझे जितने बजे बुलाएंगे मैं उतने बजे आके दे सकता हूँ। और मैं फॉर्चुनेट था कि मेरे सिम्टम्स भी जल्दी चले गए थे। तो जो बेसिक गाइडलाइंस है कि एसिम्टोमेटिक आपको 14 डेज तक रहना है, वो जल्दी मिला। तो फर्स्ट डे जिस दिन उनको अथॉरिटी मिली कि आप टेस्ट ले सकते हैं प्लाज्मा, उसी दिन मैंने सबसे पहले जाके डोनेट किया। तो मुझे लगता है कि ये आपको हर कोई, मतलब जब देखते हैं कि आप कितने फॉर्चुनेट हैं, मैं मानता हूँ कि मेरे को हुआ तो ठीक, क्योंकि जॉब में होता है, बट मेरे को भगवान ने रिकवर भी करा दिया। रिसेंटली आपकी शादी परिणय बंधन में भी आप बंधे हैं जी। ये अरेंज मैरिज सॉर्ट ऑफ थिंग थी या लव मैरिज थी या पहले से परिचय था? किस तरह का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव है लाइफ का? जी, मेरी लव मैरिज है, बट फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। तो उन्होंने लव कम अरेंज, जैसे हम कहते हैं, वैसी टाइप की मैरिज है। एंड मेरी जो वाइफ है वो मेरी कॉलेज में मेरी सीनियर थी, बट मैं उनसे कॉलेज में बहुत ऐसे मिला नहीं था, हार्डली 1-2 बार मिला हूँ। तो मेरा उनसे इंटरेक्शन पूरे कॉलेज में नहीं हुआ। कॉलेज के बाद जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब नहीं हुआ। मेरा इंटरेक्शन उनसे अभी थोड़े समय पहले, 1-1.5 साल पहले हुआ। और हमारी इक्वेशन अच्छी बनी। हमें ऐसा लगा कि रिलेशनशिप में हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, क्योंकि मुझे समझना, मुझे लगता है, बड़ा कठिन काम है। अगर कोई समझ ले तो वो उसमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। तो मुझे लगा, क्यों लगता है आपको कि आपको समझना कठिन है? वो हर आदमी को आता है। मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स हूँ, ऐसे मतलब मैं ऐसी गुत्थी सी हूँ जिसको सुलझाना पड़ता है। मुझे लगा कि वो गुत्थी सुलझाने में काफ़ी अच्छी है। तो मैंने, जैसे नॉर्मली होता है कि आप प्रपोजल करते हैं, ये करते हैं, मुझे काफ़ी शर्म आती थी, तो मैंने तो सीधे उनसे शादी के लिए पूछ लिया। और वो मान भी गई, तो मैं बड़ा शॉक में था। वाह, कि वो इतनी जल्दी मान गई। कमाल है। वो भी वर्किंग है या? वो अब, इससे पहले वो जॉब कर रही थी, वो USA में भी थी, और अभी वो PhD कर रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में IIT मद्रास से। वाह वाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है। लेकिन फिर भी मैं समअप करूं इस बातचीत को, तो आप क्या कहेंगे हमारे ख़ास तौर से उन युवा दोस्तों से जो बहुत
इंतज़ार करते हैं इस प्रोग्राम का और जानना चाहते हैं कि कैसे वो जीवन को आगे बढ़ें, आत्मसात करें। हर आदमी के जीवन में आपकी फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का, आपके टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे मेरी मदर का और मेरी आंट का, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में हैं, तो हमारी हमेशा से मेरी मदर और मेरी आंट ने मुझे जो चीज़ सही है वो करने में, मेरी मदर और मेरी आंट ने कभी मुझे नहीं बोला कि आप पीछे हटो। चाहे वो कठिन हो, उसके लिए आपको मुश्किलें फेस करनी पड़े, लोगों का रेजिस्टेंस रहे, बट आप सही चीज़ करिए। उससे मुझे लगता है कि मुझे हमेशा एक जो फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो रहता है। दूसरी चीज़ जो मेरे पेरेंट्स ने और मेरी फैमिली ने मुझे सिखाई कि अगर आप प्रिविलेज्ड हैं, अगर आपको प्रिविलेजेस मिले हैं, तो उसका कभी मिसयूज़ मत करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इतने लकी नहीं हैं। आप फॉर्चुनेट हैं कि आपको इतने प्रिविलेजेस, आपको पढ़ाई के अच्छे मौके मिल रहे हैं, तो ये आपका एक दायित्व बनता है कि आप फिर उसको कुछ यूज़ भी करें प्रॉपर तरीके से। तो मुझे ये लगता है कि एक जो मतलब जो एक आउटलुक मेरा डेवलप करा है ओवरऑल, आज हम सोचते हैं तो, और मुझे लगता है कि हरिवंश राय जी बच्चन की जो वो कविता की 2 लाइनें हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं मतलब उनको सुनता भी था, पढ़ता भी था, बट अब आज मुझे लगता है कि मैं उसको मानता भी था। आज अगर मैं देखता हूँ कि मैंने मतलब जिस तरीके से मैं उठा हूँ, कभी फेल भी हुआ हूँ, फेल होके फिर मुश्किलों से रह के डिप्रेशन में जाके फिर वापस अपने आप को संभालना, तो ये मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा था कि डुबकियाँ समुद्र में गोताखोर लगाता है, जा जाकर कई बार खाली हाथ लौट कर आता है। क्या बात है। फिर भी हर बार मुट्ठी उसकी खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जो लाइंस हैं ये समअप करती हैं कि जो भी हमारे युवा दोस्त हैं, आगे आने वाली जनरेशन है, कि आप मेहनत करते रहिए, सच्चे रहिए। तो मुझे लगता है कि भगवान आपको सही राह ज़रूर दिखाएगा, और जो भी आप बेस्ट बनना चाहते हैं, आप अपने बेस्ट इंसान के रूप में आ जाइए। ठीक बात है। आप इवेंचुअली वो चीज़ पालेंगे जो आप जिसकी तरफ आप जाना चाहते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और बच्चन जी की अग्निपथ एक कविता है जो मुझे भी बहुत प्रिय रही है, और उसमें भी यही बात है कि तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो ज़िंदगी कई बार जो चैलेंजेस का अग्निपथ है वो है, लेकिन आपका डेडिकेशन, आपका डिवोशन और आपके साथ जो आपके पेरेंट्स हैं, हम लोग सही में, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी उन लोगों में से हूँ जिनको बहुत अच्छे माता पिता और तमाम चीज़ें मिली, लेकिन बहुत सारे लोग इतने ब्लेस्ड नहीं होते हैं। उनका अग्निपथ और बड़ा होता है, उनको और लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन लड़ाई हर आदमी को लड़नी है। वो चाहे आदित्य मिश्रा हो, वो भले ही अपने को प्रिविलेज्ड माने, लेकिन मुझे लगता है कि ज़िंदगी हमें एक दिन ऐसे मकाम पर खड़ा कर देती है जहाँ कोई प्रिविलेज नहीं होता जी। वहाँ आपको लड़ना पड़ता है, फाइट इट आउट, और जीतना पड़ता है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको इस बातचीत के लिए, और बहुत शानदार ट्रीट की तरह रही है ये बातचीत। और जिस तरह से आपने अपने को बहुत सरलता से सामने रखा है, उससे न सिर्फ हमने सीखा है, बल्कि जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, किसी भी एज ग्रुप के लोग, उनको बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिला होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद और ढेरों शुभकामनाएं। तो ये थे आदित्य मिश्रा, 2018 बैच के IPS हैं। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और शख्सियत को लेकर, एक और अधिकारी को लेकर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।